हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारतीय राजनीति की आज की मौजूदा स्थिति ये है कि बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव पर चुनाव हार रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ने केंद्र में और देश के कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। ऐसा क्यों है? बीजेपी का कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन क्यों है? चलिए देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है लीडरशिप। बीजेपी की आज की लीडरशिप कांग्रेस पर भारी है। बीजेपी के बड़े नेता जैसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, पीयूष गोयल जी और कई अन्य नेता हैं जो सीनियर लीडर्स की लिस्ट में आते हैं। इनमें ज़्यादातर नेता स्ट्रगल करके इस पद पर पहुंचे हैं और ये नेता किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में रहते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस सीनियर लीडर्स में आते हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जयराम रमेश जी, कमलनाथ जी, सचिन पायलट। लेकिन इन नेताओं में आपको हमेशा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और थोड़ा बहुत मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चर्चा होती है और ये कहीं ना कहीं दिखाई देते। बाकी नेता आपको बहुत कम दिखाई देते हैं या बहुत कम आप उनके बारे में सुनते हैं। दूसरा कारण है सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप। बीजेपी के पास सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी बहुत मजबूत है जो अन्य राज्यों की कमान संभाले हुए है। जैसे यूपी से योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस, असम से हेमंत बिस्वा शर्मा। ये नेता अपने अपने राज्यों में अच्छी पकड़ रखते हैं और भविष्य में ये नेता केंद्र सरकार का हिस्सा होंगे। जैसे अभी अमित शाह मोदी जी की जोड़ी है, वैसे ही भविष्य में इनमें से कोई अगली जोड़ी बन सकता है। कांग्रेस के पास भी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप अच्छी है। जैसे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी है, कर्नाटका में DK शिव कुमार है, राजस्थान में सचिन पायलट है। लेकिन ये नेता राज्यों तक ही सीमित है। बहुत कम संभावना है कि ये नेता कांग्रेस के लिए केंद्र में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तीसरा कारण है संगठन। बीजेपी फिलहाल बहुत ही संगठित पार्टी है। सीनियर नेताओं का पार्टी पर नियंत्रण बहुत मजबूत है। बीजेपी का कोई भी नेता पार्टी लाइन से हटकर किसी भी तरह का बयान नहीं देता है। सब नेता अपने पोजीशन के हिसाब से काम करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर नेताओं का पार्टी पर कुछ खास नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई हो या मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अनबन। और हाल फिलहाल में हरियाणा में भी CM पद के लिए भी कांग्रेस के नेता भिड़ गए। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के सो कॉल्ड हाई कमांड का पार्टी पर कोई खास नियंत्रण है नहीं। चौथा कारण है आइडियोलॉजी। बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ राजनीति करती है और कांग्रेस का सेक्युलर अप्रोच है। बीजेपी कई बार कांग्रेस को एंटी हिंदू पार्टी का नैरेटिव तैयार करने में कामयाब हो जाती है। कांग्रेस भी कभी कभी ऐसे डिसीजन लेती है जैसे वो एंटी हिंदू प्रतीत हो जाती है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान को बॉयकॉट करना हो या उनके अलायंस के नेता उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को ख़त्म करने का बयान का खंडन न करना हो। इससे भी कांग्रेस को बहुत नुकसान होता है। पांचवा कारण है बीजेपी को RSS का समर्थन। बीजेपी के लगभग सारे बड़े नेता RSS से ही आते हैं। RSS ने बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के लिए 20,000 और महाराष्ट्र विधानसभा में 60,000 से ज़्यादा सभाएं की है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि दोनों राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस को ऐसे कोई बड़े संगठन का समर्थन नहीं है। छठा कारण है बीजेपी का IT सेल। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का IT सेल भी एक कारण है बीजेपी की सफलता के पीछे। कोई भी नैरेटिव या प्रोपेगेंडा हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बड़ा नेता जैसे विनेश फोगट, अवध ओझा सर और कोई किसान नेता हो, बीजेपी के अपोजिशन में आता है तो आपको उनके बारे में कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ दिखाई पड़ती है जिससे उनकी इमेज खराब हो सके। ये सब प्रोपेगेंडा और नैरेटिव IT सेल ही करता है। वैसे कांग्रेस भी आजकल IT सेल से अच्छा काम कर रहा है। जैसे मोदी जी के अब की बार 400 पार के नारे को उन्होंने संविधान को खतरा होगा इससे जोड़ दिया और कई हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए हैं। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को लोकसभा में सिर्फ 240 सीट मिली। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस का IT सेल ज़्यादातर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द ही घूमता है। सातवां कारण है आपका विजन। जनता आपको वोट करती है ये सोचकर कि आप उनके लिए क्या करने वाले हैं।
राहुल गांधी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अदानी और जाति जनगणना की ही बात करते हैं। देश कांग्रेस के इस विजन पर अभी उनके समर्थन में नहीं है। एक तरफ बीजेपी देश के बड़े बड़े मुद्दे सुलझा रही है, जैसे भारत अभी जगत की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो इसे तीसरे स्थान पर लाने की बात करते हैं। और जैसे कश्मीर का मुद्दा हो गया, जीएसटी को लागू करना हो, चीन से भिड़ना हो या पाकिस्तान को अपने घुटनों पर लाना हो, इससे लोगों को बीजेपी में उम्मीद नज़र आती है कि वो देश के लिए और बड़े बड़े काम करेंगे। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि वो आगे चल के क्या करने वाले हैं। सिर्फ जाति जनगणना और अदानी के मुद्दे पर और संविधान की किताब लहराने से तो कांग्रेस का काम नहीं बन रहा। कांग्रेस को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोगों में ये भरोसा हो कि वो उनके लिए बीजेपी से अच्छा काम कर सकते हैं, वरना अगले 15-20 साल तो कांग्रेस का सत्ता में वापस आना मुश्किल है। 8वां कारण कांग्रेस के प्रवक्ता है। ये कोई ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है, लेकिन कांग्रेस की इमेज को लोगों में खराब करने के लिए काफ़ी है। कांग्रेस के नेता कभी कभी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पार्टी की इमेज खराब होती है और कई मौक़ों पर वो न्यूज़ चैनल्स को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस को अच्छे प्रवक्ता को चुनना होगा। बीजेपी के प्रवक्ता जैसे सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, गौरव भाटिया, शहजाद पूनावाला के सामने कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेट, आलोक शर्मा थोड़ा कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। आखिरी और 9वां कारण है मेहनत। बीजेपी पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक बहुत मेहनत करती है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस से ज़्यादा सभाएं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 रैलियां की है तो राहुल गांधी ने सिर्फ 7 रैलियां की। एक तरफ नितिन गडकरी ने 72 रैलियां की है तो दूसरी तरफ खड़गे जी ने सिर्फ 9 रैलियां की है। अगर 74 वर्ष के मोदी जी 10 रैलियां कर सकते हैं तो राहुल गांधी जी से उनसे ज़्यादा की उम्मीद की जा सकती है। अगर कांग्रेस के नेता ही कम मेहनत करेंगे तो कार्यकर्ता क्या ही कर पाएगा। तो कुल मिला के आज की स्थिति ये है कि बीजेपी अगले 10-15 साल के लिए सत्ता में रह सकती है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए ताकि उनकी सत्ता में वापसी हो जाए? कमेंट करके बताइए।